कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे और एक मॉक बच्चों आपके लिए लाए हैं। इस पे देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस और कौन कौन से कैसे क्वेश्चंस एसएसबी हमसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बता देना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेस और इन्फेक्शस इन नेचर। डियर स्टूडेंट, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं ये इन्फेक्शस होती है इन नेचर। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई शक हमें नहीं होना चाहिए। द स्टेटमेंट इज करेक्ट। राइट, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका तो शायद सही बनता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। ऑल इन्फेक्शस डिजीजेस और कम्युनिकेबल। डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पहला स्टेटमेंट से ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शस बट नॉट ऑल इन्फेक्शस डिजीजेस आर कम्युनिकेबल। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, आपने ये याद रखना है। ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर इन्फेक्शस बट नॉट ऑल इन्फेक्शस डिजीज आर कम्युनिकेबल, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हुआ। फिर तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। टेटनस इज इन्फेक्शस बट नॉट कम्युनिकेबल। ये स्टेटमेंट सही है। टेटनस इन्फेक्शस हो सकता है लेकिन कम्युनिकेबल नहीं है, ये आपने याद रखना है। इस हिसाब से आपका दूसरा जहाँ पे गलत हुआ, दूसरा आप पे यहाँ पे तो गलत हो जाता है। आप आराम से इस आंसर पे जा सकते थे, आप सी ऑप्शन पे जा सकते थे। ठीक है, आराम से बिना डरे आप आराम से दिल खोल के जा सकते थे एग्जाम में भी। आ जाते हैं हम नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स इज which one of the following best explains why viral epidemics spread rapidly in densely populated urban regions। क्यों जो वायरल एपिडेमिक्स होते हैं, हम एपिडेमिक्स आपको बता देते हैं, जो एक वायरस या डिजीज़ फैल जाती है विद इन जियोग्राफिकल एरिया, विद इन जियोग्राफिकल एरिया, उसमें जो फैल जाती है उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। क्यों जो वायरल एपिडेमिक्स होती है वो स्प्रेड करती है जल्दी, कहाँ पे? डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़ में। नीचे 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक वो रीज़न हो सकता है जो हमने बता देना है। डियर सो इट इज़ बिकॉज increased host to host interaction enhances transmission probability, which means dear students, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक वायरस को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाना है, उसे वो होस्ट बड़ी आराम से जल्दी मिल जाता है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है अर्बन रीजन्स में। दैट इज़ वाई वायरस आराम से फैल जाता है। ठीक है, क्यों फैल जाता है, कैसे फैल जाता है? जो कॉन्टैक्ट रेट है वो ज़्यादा होती है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में। जो एयरबॉर्न डिजीज़, एयरबॉर्न स्प्रेड है वो जल्दी हो जाता है, एयरबॉर्न डिजीज़ का स्प्रेड जल्दी हो जाता है। जो सरफेस कंटेमिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इन अर्बन एरियाज़ में होता है, जैसे हमने कोविड-19 में देखा है। ठीक है, हम आ जाते हैं नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विद रेफरेंस टू द माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है AMR, जिसे हम जिसकी एक्रोनिम है AMR। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग देयर आर सर्टन स्टेटमेंट्स 1 2 3, हमें बता देना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमें आंसर पिक कर लेना है। देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक डोज may promote a resistant strains। डियर स्टूडेंट्स, ये सही है। क्या होता है कि जब आपका एंटीबायोटिक डोज इनकम्प्लीट है, इट मे प्रमोट रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है इसको प्रमोट करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? दूसरा स्टेटमेंट है जो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है डेवलप्स ओनली इन बैक्टीरियल पैथोजेन्स। ये स्टेटमेंट गलत है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, इट ओकर्स इन, ये ओकर तो होता है इन बैक्टीरिया, इट ओकर्स इन बैक्टीरिया। ये एक तो बैक्टीरिया में भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ओकर होता है, वायरसेस में भी ये इट ओकर्स इन वायरसेस एज वेल, इन फंगी एज वेल, इन पैरासाइट्स एज वेल। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड पैरासाइट्स में आपका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आपने देखना है। तो ये कहता है कि सिर्फ बैक्टीरियल पैथोजेंस में होता है, गलत स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट,
overuse of antibiotics in livestock can contribute to AMR in humans. Yes dear students, अगर आपका overuse हो of antibiotics livestock में, तो क्या होता है? It can contribute to antimicrobial resistance in humans. ये स्टेटमेंट भी सही है. Then your answer to your question is 1 and 3 तो हमारा सही है. 1 and 3 हमारा ऑप्शन ए है. ऑप्शन ए आपका सही है. हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे. देख लेते हैं कि एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछ सकता है. द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज करेक्टली मैच्ड विद इट इज कॉजेटिव एजेंट. कॉजेटिव एजेंट, कौन सी डिजीज़ उसकी कॉजेटिव एजेंट के साथ सही सही से मिली हुई है. डिजीज़ हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी 4 दी गई है. ट्यूबरक्लोसिस है, डेंगू है, कॉलरा है एंड रिंगवर्म है. और साइड में उसके क्या दिए हैं? कॉजेटिव एजेंट्स दिए हैं. कॉजेटिव एजेंट्स दिए हैं. यहाँ से क्या दिए हैं? डिजीज़ दिए हैं. डिजीज़ दिए. तो हमें बताना है कि करेक्टली मैच्ड कौन सी पेयर है डियर स्टूडेंट्स. जो आपका डेंगू है ये वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट है तो ये सही है. आपका ये तो सही मान के चले. जो कॉलरा है ये फंगस से नहीं होता. रिंगवर्म बैक्टीरियम से, ट्यूबरक्लोस प्रोटोजोआ से नहीं होता है. ठीक है, ये आपने सारे उल्टे करके इसने दिए हुए हैं. हम आपका आंसर ऑप्शन बी है. हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. द क्वेश्चन नंबर 5 डियर स्टूडेंट्स, The rapid increase in non-communicable disease in developing countries is primarily attributed to. जो रैपिड इंक्रीज होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज का डियर स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज. क्वेश्चन को ज़रा सा आराम से आप देखा करेंगे यहाँ भी और एग्जाम में भी. ठीक है, वो क्यों होता है, प्राइमरी रीज़न क्या है उसका वो हमने बता देना है. देयर आर सर्टन ऑप्शंस. इनमें से एक वो प्राइमरी पॉसिबल रीज़न हो सकता है जो हमने बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में एपिडीमोलॉजिकल ट्रांजिशन है ये एसोसिएटेड है विद लाइफस्टाइल चेंज. अब क्या समझे आप? पहले तो आप ये पॉइंट याद रख लें कि एपिडीमोलॉजिकल जो ट्रांजिशन है ये एसोसिएटेड है विद लाइफस्टाइल इन डेवलपिंग. ओबियसली इन द डेवलपिंग कंट्रीज़ में होता क्या है, जो ये लाइफस्टाइल इनका है, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है बढ़ने के इससे चांसेस रहते हैं. बिकॉज दीज डिजीज़ आर एसोसिएटेड विद एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजेक्शन ऑफ विद द लाइफस्टाइल. ठीक है, लाइफस्टाइल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऐसा होता है, वहाँ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ने के चांसेस रहते हैं. जो सोसाइटीज़ हैं इंडस्ट्रियलाइज हुई हैं उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ हो जाती हैं, प्रोसेस ऑफ फूड इंक्रीज़ हो जाता है, स्ट्रेस राइज हो जाता है. दिस शिफ्ट जो ये शिफ्ट है डिजीज़ बर्डन करती है. दिस शिफ्ट डिजीज़ बर्डन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़ टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट तो नहीं, कंडीशंस. हमें नीचे कुछ कंडीशंस हैं, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, टोबैको एडिक्शन, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर. हमें बता देना विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. इनमें से कौन एक रिस्क फैक्टर माना जाता है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, वो हमने बता देना है. डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे आपका हाइपरटेंशन भी, ओबेसिटी भी, टोबैको भी, टोबैको एडिक्शन है अगर तो एयर पोल्यूशन एक्सपोजर है, ये सारे रिस्क फैक्टर एज दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़. ऑप्शन आपका होना चाहिए 1 2 3 4. ये सारे ऑप्शन आपके सही है. हाइपर टेंशन जो है आपका, ये एक यहाँ से दिख लेते हैं, ये आपका डैमेज करता है. हाइपर टेंशन आपका डैमेज करता है आर्टरीज़ को डैमेज करता है, तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर तो बन गया. ओबेसिटी इंक्रीज़ आपका वर्कलोड करता है, आपका वर्कलोड इंक्रीज़ करता है तो ओबियसली कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर ये हो जाता है. टोबैको डैमेज आपका ब्लड वेसल्स करता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है आपका. टोबैको एडिक्शन है अगर आपको तो. एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इंक्रीज़ करता है इन्फ्लेमेशन, एयर पोल्यूशन एक्सपोजर इंक्रीज करता है, विच अगेन इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. ठीक है, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7. The question number 7 is why are vaccines generally ineffective once symptoms of rabies appear. क्या होता है जो आपके रेबीज़ है, रेबीज़ वैक्सीन, ये इनफेक्टिव क्यों होता है आफ्टर सिम्टम्स अपियर.
जब सिम्टम्स अपियर होते हैं तो रेबीज़ वैक्सीन क्यों इफेक्टिव होता है, आपने वो बता देना है। देयर आर सर्टन ऑप्शंस। क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स? इट्स बिकॉज द वायरस रीचेस द नर्वस सिस्टम बिफोर इफेक्टिव इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप। जो आपका जैसे रेबीज़ जो वायरस है, रेबीज़ वैक्सीन जो है, रेबीज़ का वैक्सीन ये इन्फेक्टिव इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वायरस है ये पहुंच चुका होता है नर्वस सिस्टम पे बिफोर के इफेक्टिव इम्यून जो आपका है वो उसका रेस्पॉन्स डेवलप हो। उसका रेस्पॉन्स डेवलप होने से पहले ही आपका वायरस जो है ये नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। दैट इज़ वाई रेबीज़ जो आपका वैक्सीन है ये इनफेक्टिव हो जाता है। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर्ड इम्यूनिटी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो हमने बता देना है डियर स्टूडेंट्स। इट प्रोटेक्ट्स, हर्ड इम्यूनिटी जो है इट प्रोटेक्ट्स इवन अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स बाय रिड्यूसिंग डिजीज ट्रांसमिशन। कैसे? जब हमने बहुत सारे लोगों को, एक लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया हुआ है तो तब जो अनवैक्सीनेटेड भी है इंडिविजुअल्स वो भी, उनका भी रिस्क जो है कम रिस्क, वो उनके लिए रिस्क जो है कम हो जाता है, ठीक है। डिजीज़ उन तक ट्रांसमिट हो जाए वो भी कम हो जाती है, ठीक है। ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स। हमें कुछ पेयर्स कंसिडर करने हैं। एक साइड से तो डिजीज़ है, दूसरे साइड से इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, हमने देखते हुए चलना है। बताना क्या है कि कौन सी पेयर है जो करेक्टली मैचड है, वो हमने बता देना। टाइफाइड क्या है डियर स्टूडेंट्स? मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है? इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन डियर स्टूडेंट्स इज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ये स्टेटमेंट सही है। ट्यूबरक्लोसिस एयरबॉर्न ड्रॉपलेट से होती है, ठीक है, सही है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी वेक्टर बाइट से होता है। एड्स आपका ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से होता है। तो आपके सारी ये स्टेटमेंट 1 2 नहीं सॉरी, ये हेपेटाइटिस बी तो आपका वेक्टर बाइट से नहीं होता, ये आपने याद है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? इट स्प्रेड थ्रू ब्लड बॉडी फ्लूइड। जो आपका हेपेटाइटिस है ये स्प्रेड किससे होता है? ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होता है। हेपेटाइटिस बी भी एड्स की तरह से, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 1 2 और 3 तीन पेयर्स आपकी करेक्टली मैच्ड है। 1 ओके, आपकी 1 2 एंड 3 तक करेक्टली मैच्ड है। आपका जो हेपेटाइटिस है ये ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से कम्युनिकेट हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। वेक्टर बाइट से ट्रांसमिट नहीं हो जाती है। ये आपने पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। या आप देखते हुए साथ में चलेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस अ पेंडेमिक फ्रॉम एन एपिडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, डिस्टिंग्विश हमें बता देनी है डियर स्टूडेंट्स। हम आपको ये लास्ट सेशन में बता चुके हैं। अब ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से बना तो बता के चलते हैं। पेंडेमिक स्प्रेड होता है अक्रॉस कंट्रीज और कंटिनेंट्स। जो पेंडेमिक है आपका ये स्प्रेड होता है डियर स्टूडेंट्स अक्रॉस पेंडेमिक आपका स्प्रेड होता है अक्रॉस कंट्रीज और कंटिनेंट्स, उसे हम पेंडेमिक कहते हैं, ठीक है। और डिफरेंट हमें क्या बताना था कि कौन सा पेंडेमिक को डिफ्रेंशिएट करता है एपिडेमिक से। तो पेंडेमिक क्या है? स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज। एपिडेमिक ऑलवेज मोर फैटल देन द पेंडेमिक। नहीं, ऐसा नहीं है। पेंडेमिक इफेक्ट्स ओनली एनिमल्स, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एपिडेमिक इफेक्ट्स ओनली कम्युनिकेबल, ये भी तो गलत है। इसमें जो अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट वो है कि पेंडेमिक स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, ये आपका आंसर बन जाता है। हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट मॉक में आपके साथ मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप इस सेशन को देख लें।